जय हिंद साथियों। मैं धनंजय स्टडी विथ MKS NGO में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की NCERT ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर जिसका नाम है वायु। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव हो जाता है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुओं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मित्रों, तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जलस्तर में तीव्र वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। मित्रों, हमारी पृथ्वी जो है चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। मित्रों, वायुमंडल का संगठन। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनमें वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। मित्रों, इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि नाइट्रोजन 78% है वायुमंडल में, ऑक्सीजन 21% है, ऑर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है तथा अन्य सभी गैसें 0.04% है। मित्रों, जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं इस चित्र में 4.1 में। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल लेते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। मित्रों, यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैसें हैं। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल इत्यादि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ हो जाता है। वे वायुमंडल के प्रति वर्ष सैकड़ों करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का यह बढ़ता हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम एवं जलवायु को प्रभावित करता है। मित्रों, थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन एवं भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। मित्रों, वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। मित्रों, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। ये 5 मंडल
वायुमंडल की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मित्रों। तो पहला है क्षोभ मंडल। मित्रों यह मंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसतन ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसी मंडल में मौजूद वायु में हम सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि इसी परत के अंदर होती है मित्रों। समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है मित्रों। मध्यमंडल या वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। बाह्य वायुमंडल मित्रों बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल में इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है मित्रों। रेडियो संचार के लिए यह परत का उपयोग किया जाता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। किस मंडल की? तो ये मंडल है बाह्य वायुमंडल। ये बहुत महत्वपूर्ण मंडल है मित्रों। ये हमारी जो आप देखते हैं टीवी, रेडियो, मोबाइल सब चल रहा है, ये तरंगे वहीं से टकराकर परावर्तित होकर हमारे पास आती हैं, तब हमारा सब संचार माध्यम चल रहा है। अगला टॉपिक है मित्रों हम बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायुमंडल की पतली परत होती है। हल्की गैस जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है मित्रों। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि स्थानीय समाचार से 10 दिन की मौसम रिपोर्ट लिखें एवं मौसम में होने वाले बदलाव का अवलोकन करें। ये प्रश्न है, आप इसकी आंसर राइटिंग कीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी तो केवल आपके दिमाग को जागृत करने के लिए होती है। सोसाइटी और समाज की सभी चीज़ों को अच्छे ढंग से आपके सामने पेश करती है और आपके दिमाग को ये प्रेशराइज करती है कि आप थोड़ा बहुत इसके बारे में रिसर्च करें, सोचें, क्योंकि एनसीईआरटी अगर हम केवल ऐसे ही पढ़ते चले जाएंगे तो इसका कोई तात्पर्य नहीं होता है मित्रों। इसलिए बीच बीच में सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं जिससे आप लोग का दिमाग जागृत हो, आप लोग रिसर्च करें और जिससे जो है हमारा जो बेसिक है, जो नींव है हमारी, वो अच्छे से मजबूत हो सके। और आप जानते हैं कि जिस भी संस्थान की, जिस भी व्यक्ति की, जिस भी इमारत की नींव मजबूत होती है तो फिर आप बिल्डिंग बनाइए, 10 बिल्डिंग बनाइए, उसके ऊपर 10 फ्लोर, 20 फ्लोर, 30 फ्लोर, 40 फ्लोर, 50 फ्लोर, तो ये सब नींव पर डिपेंड होता है। तो अगर आज आप एनसीईआरटी को मजबूत कर लेंगे तो कल मित्रों आगे आने वाले कंपटीशन आपके लिए बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। तो इसलिए 6 से 12 मित्रों एनसीईआरटी जो है एकदम बिल्कुल आप रट के बहा दीजिए, एकदम समझ लीजिए, अच्छे से रटिए। रटना भी जरूरी है। लोग कहते हैं कि भैया रट, भाई आप पढ़ लेंगे, मान लीजिए पढ़ के आपने समझ लिया और फिर भूल गए, तो इसीलिए रिवीजन ज़रूरी होता है। जब रिवीजन हम बार बार करते रहते हैं तो एकदम रट जाता है, हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो समझ तो आ ही गया है आपको, बस दिमाग में बैठ जाए और फिर वही आगे आपको काम देगा। चलिए हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं मित्रों। मौसम एवं जलवायु। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज का दिन साफ होगा? धूप निकलेगी? कितनी बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य का अनुमान लगाते सुना है मित्रों। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर हैं, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता है मित्रों। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है मित्रों। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है। हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है मित्रों, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु कहलाता है। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। और इसको आप एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि किसी दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की
जलवायु बताता है मित्रों। तो क्या आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं मित्रों? तो इसी वजह से करते हैं। आइए एक फैक्ट को जानते हैं मित्रों, कि यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 20 करोड़ भाग का 1 भाग 2 अरबवां ही प्राप्त करती है। तो मित्रों यहाँ पे जो फैक्ट दिया गया है इसको आप समझ ही गए होंगे। हम चलते हैं अगले टॉपिक पर अपने। तापमान। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। मित्रों, वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है मित्रों, जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है मित्रों। आप ये जैसे छोटे छोटे शब्द हैं, जलवायु हो गया, मौसम हो गया, आतपन हो गया, तो यही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। वर्षा मापी क्या है, वात दिग्दर्शी, वायु दाब मापी, ताप मापी, तो ये छोटे छोटे शब्द हैं जिनके भावार्थ आपको एनसीईआरटी समझाता है। एनसीईआरटी आपसे चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि भैया ये चीज़ हम कह रहे हैं इसको सुनो, तो बिल्कुल आपको ध्यान देके सुनना है। फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे क्या कहते हैं? आतपन कह लेते हैं, वो उसे आतपन कहते हैं। आतपन सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान इसी प्रकार घटता जाता है। क्या आप अब समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से ढके हुए हैं? यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं हो सकेंगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें और धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं और रात के समय यह उष्मा मुक्त हो जाती हैं। नगर की भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। मित्रों, आइए हम कुछ फैक्ट जानते हैं। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एड्रल्स सेल्सियस ने किया था। एड्रल्स सेल्सियस पैमाने का जल पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। मित्रों, आइए हम आगे बढ़ें। हमारा अगला टॉपिक है वायु दाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि मित्रों, वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ, जितनी भी परिभाषा हैं मैं इनको 2 बार रिपीट करूँगा। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। मित्रों, वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है या निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निम्नलिखित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। मित्रों, वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। ये हम फैक्ट जानते हैं कि आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, ये तो वहाँ वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं
तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगाने के कारण उसकी रक्त शिराएं फट जा सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। मित्रों, अगला टॉपिक है हमारा पवन। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। मित्रों, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल एवं धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। अन्य 3 उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। मित्रों, एक फैक्ट जान लेते हैं मित्रों कि पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन पश्चिमी पवन यानी पछुआ पवन कहते हैं। मित्रों, पवनें 3 प्रकार की होती हैं। पहली है अस्थायी पवनें, दूसरी है मौसमी पवनें और तीसरी है स्थानीय पवनें। तो मित्रों, पहली हमारी जो अस्थायी पवनें हैं उसमें लिखा है कि व्यापारिक पश्चिम एवं पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनें मित्रों, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र एवं वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद हैं जिसे लू कहते हैं? मित्रों, चक्रवात प्राकृतिक आवेश। भारत के पूर्वी समुद्री तटीय पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। मित्रों, 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 19 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्षण से हानि हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवन 36 घंटे से ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया, कच्चे घरों को नष्ट कर दिया, अनेक औद्योगिक भवनों एवं अन्य घरों की छतें भी उड़ाई गईं। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह कट गईं। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा हुई। इस वर्षा के कारण उड़ीसा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगे स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्र में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगे आ गईं, जिसके कारण तैयार खड़ी हुई धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। मित्रों, 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ था। यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा, गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया। 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरेसामा एवं बालीकुंडा के बीच के क्षेत्र को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक एवं 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इसने लगभग 1,30,000 लोगों को प्रभावित किया। मित्रों, बहुत बड़ी संख्या में 130 लाख लोगों को प्रभावित किया। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियां, फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। मित्रों, ज्वारीय प्रोत्कर्षण से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भू क्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। साल, सागवन एवं बांस के बगान वाले विशाल भू क्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव वन के जंगल लुप्त हो गए। मित्रों, आर्द्रता। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वर्षित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं।
जैसे जैसे वायु गर्म होती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है। यह हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाता है। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सकें तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। मित्रों, आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इसके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाली वर्षण वर्षा कहलाता है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाली वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पौधों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार हैं: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। मित्रों, वर्षा तथा जीव जंतुओं के रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी एवं सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। मित्रों, वर्षण के दूसरे रूप हिम एवं सहिम, वृष्टि तथा ओला है। मित्रों, इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं मित्रों अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।